नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंग्लिश के मॉक टेस्ट सॉल्यूशन में। आज हम लोग मेंस का एक और पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर कोड है 124114। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें दिए गए अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। तो दोस्तों यहाँ लिखा है द टाउन ऑफर्स अल्यूरिंग शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स। दोस्तों अल्यूरिंग जो शब्द है इसका मतलब होता है आकर्षक। तो आकर्षक का अपोजिट होता है जो आकर्षक मतलब जो चीज़ आपको अपनी तरफ खींचे। तो अपोजिट हो जाएगा जो आपको जो है अपने से दूर करे, ठीक है, या आपसे दूर होने का प्रयास करे। तो आकर्षण का अपोजिट अपने को ढूंढ रहा है अट्रैक्शन का। तो अट्रैक्शन का अपोजिट रिपल्शन, तो अल्यूरिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्यूर मतलब किसी को आकर्षित करना, रिपल्सिव मतलब अपने आप को किसी से दूर करना। तो 61 में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें एक सेंटेंस दिया है, इसको एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं वो हमें बताना है। तो कह रहा है ए पर्सन सेंट ऑन ए मिशन यूजुअली ऑफिशियल। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी मिशन पे भेजा जाता है और ख़ासकर वो मिशन जो है वो कैसा हो? ऑफिशियल हो, तो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों वो व्यक्ति जिसको एक ऑफिशियल मिशन पे भेजा जाता है उसे हम लोग एमिसरी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमिसरी। जैसे सलमान खान की एक पिक्चर आई थी टाइगर। तो टाइगर के अंदर सलमान खान को एक ऑफिशियल मिशन पे भेजा गया था। तो सलमान खान को हम लोग वहाँ पर टाइगर को क्या बोल सकते हैं? एमिसरी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर एक जम्बल्ड हमें दे रखा है सेंटेंस। इसको जोड़ने का है हमें किससे? एक ऐसे क्रम में जिससे हमें मीनिंगफुल जो है मीनिंग यहाँ पर प्राप्त हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब भी जम्बल्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनके अंदर हमें जो है कहानी को एक प्रॉपर क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो ये कह रहा है ऑल्सो जोटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स ऑन वर्ड राउंड्स इज़ प्रॉब्ली नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये कह रहा है कि अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से डॉक्टर की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ से शुरुआत होगी सी से कि माई फर्स्ट ईयर एज ए डॉक्टर इन यूके इज़ ओवर एंड दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न। कि मेरा एक साल इंग्लैंड में डॉक्टर के तौर पर पूरा हो गया है और मैंने क्या क्या सीखा है। पहले कह रहा है नो मैटर वॉट एनीवन टेल्स यू राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू विल डू टुडे। कह रहा है कि जब किसी पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके संबंधी जो जानकारी हम लोग लिखते हैं वो प्राथमिकता नहीं होती है। ऑल्सो जोटिंग नाउ नोट्स ऑफ सीनियर्स ऑन वन राउंड इज़ प्रॉब्ली नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब डॉक्टर राउंड पे जाते हैं और अलग अलग पेशेंट से वो क्या बातचीत करते हैं उसके नोट्स बनाना ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इज़ टू होल्ड समवन्स हैंड व्हेन दे मोस्ट नीड इट। सबसे ज़रूरी क्या है कि आप रोगी को थोड़ी सांत्वना, थोड़ी जो है उसको प्यार या उसकी मदद कर सकें जब उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो ये उचित क्रम होगा। तो यहाँ पर सी डी बी ए यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है इन व्यू ऑफ द एक्सेसिव हीट स्कूल्स इन दिल्ली रिमेन क्लोज्ड डैश ए वीक इन जुलाई। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण दिल्ली में एक सप्ताह के लिए जुलाई में स्कूल बंद कर दिए गए। तो दिल्ली रिमेन क्लोज्ड फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए के अर्थ के लिए हम लोग जो है कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? प्रेपोजिशन फॉर यूज़ करते हैं। तो 64 में ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला ये कह रहा है कि हाईलाइटेड ईडियम का उचित अर्थ हमें बताना है। तो ईडियम क्या बोल रहा है कि डोंट थ्रो अवे ए डिसेंट ऑफर इन परस्यूट ऑफ पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई मतलब कोई ऐसी चीज़ जो संभव नहीं है। तो जो चीज़ संभव नहीं है मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। तो पाई इन द स्काई मतलब कोई ऐसी चीज़ की उम्मीद करना जो असंभव है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो बी ठीक हो जाएगा।
समथिंग नॉट पॉसिबल, जो चीज़ संभव नहीं है। अगला होमोनिम चूज करना है। होमोनिम आप जानते हैं उच्चारण सेम होता है परंतु स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग भी अलग होता है। तो ये कह रहा है ही डिसाइडेड टू डैश ए न्यू बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, उसने निर्णय लिया लिखने का नई किताब, किस पर? एस्ट्रोनॉमी पर नई किताब लिखने का निर्णय लिया। एस्ट्रोनॉमी क्या है? जो ये खगोल शास्त्र होता है उसकी बात हो रही है। तो लिखने की बात कर रहा है, तो लिखने के लिए कौन सी स्पेलिंग सही है? तो लिखने के लिए WRITE सही है, वर्ब है ये, राइट, इसका मतलब होता है लिखना। वाक्य का अर्थ यही था कि उसने एस्ट्रोनॉमी पे एक नई किताब लिखने का निर्णय लिया है, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट होगा। 67 में हमें अगेन जो है एक तो ओपनिंग स्टेटमेंट दे रखा है और एक एंडिंग दे रखी है और बीच में कुछ और सेंटेंसेस दे रखे हैं। तो ये कह रहा है कि हमें एप्रोप्रिएट सेंटेंस चूज़ करने हैं S2 और S3 के हिसाब से। मतलब S1 और S4 दे रखा है, शुरू कहाँ से होगा अंत कहाँ से होगा वो दे रखा है। अब बीच में S2 कौन सा बनेगा और S3 कौन सा बनेगा ये अपने को बताना है। तो इसमें कौन सा हो सकता है? पहला है कि द न्यू एम्प्लॉय सीम्ड एक्साइटेड अबाउट हर फर्स्ट डे एट वर्क, कि जो नई कर्मचारी थी वो काम पर अपने पहले दिन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्सुक थी। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी से शुरू होगा कि वह, ये दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा कि वह अपने साथियों से मिली जो काफ़ी मित्रवत थे और उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल क्या थे? तैयार थे। उसके सुपरवाइज़र ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया उसके काम के अलग अलग पहलुओं से। फिर लास्ट में यह आ जाएगा कि जब दिन समाप्त हुआ उसे ऐसा लगा कि उसका स्वागत हुआ है और वो जो है और ज़्यादा सीखने के लिए उत्सुक थी। तो यहाँ पर बी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पी जो है वो S2 बनेगा और आर जो सेंटेंस है वो S3 बनेगा। और आगे चलते हैं, अगला एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है दी हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज होवर्ड एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर, कि जो दुश्मनों का हेलीकॉप्टर था वो एकदम से उनके बंकर के ऊपर, होवर का मतलब एक जगह खड़े होके जब हेलीकॉप्टर जो है सिर्फ उसके फ़ैन मूव करते, एक जगह स्थिर हो जाए और वो उसके फ़ैन मूव करते रहे, उस चीज़ को होवरिंग बोलते हैं। हिंदी में भिन भिनाना भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या एरर है? तो कह रहा था हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज होवर्ड। अब होवर जो है वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता बतानी है। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा, क्रिया विशेषण। तो हमें यहाँ एडवर्ब लगाना है, तो एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जैक्ट जो है वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ एडवर्ब बनाएंगे तो ly लगा देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली हो जाएगा। तो अगर अपन 68 में देखें तो डी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट है। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया, कि मैं भारत में कई स्थान विजिट कर चुका हूँ, बट आई डैश द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स येट, लेकिन अभी तक क्या विजिट नहीं किया है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आई हैवेंट विजिटेड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स येट। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि यट लगा हुआ है, तो यट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। तो हैव नॉट विजिटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया नेगेटिव में, तो सी हमारा बिल्कुल ठीक है। अगेन एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, कि उसने माफ़ी मांगने से पहले अपने पद से जो है त्याग पत्र दे दिया था। दोस्तों हम अंग्रेज़ी में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी हैज़ मिल जाए, हैव मिल जाए या हैड, इस तरीके की कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो जो हमारा मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ रिज़ाइन की जगह रिज़ाइंड होगा, यहाँ रिज़ाइन की जगह क्या होगा? रिज़ाइंड होगा, यानी ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि वो स्पेलिंग बताओ जो गलत है। तो दोस्तों नॉटी बिल्कुल ठीक है, नॉटी का मतलब बदमाश होता है। नॉटिकल ये जो है, जो अपने क्या बोलते हैं, गति को मेज़र करने की एक यूनिट है। नोज़िया मतलब जैसे उल्टी करने जैसा अपने को फील हो, उस भाव को नोज़िया बोलते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर सी होगा, क्योंकि नेचुरलिस्टिक की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, यहाँ पर नेचुरलिस्टिक की तो सही है यार।
हमें गलत बतानी है ना, तो गलत नॉटी भी ठीक है, नॉटिकल भी ठीक है, नेचुरलिस्टिक भी ठीक। नौजिया की स्पेलिंग गलत है, यहाँ सी की जगह एस आएगा, NAUSEA, ये होगा नौजिया। नौजिया का मतलब होता है जब हमारा जी घबराना, जी मचलना, उल्टी करने जैसा मन करना, उसको नौजिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। अगेन रिपोर्टेड स्पीच में बताना है, कह रहा था कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जो कमांडर है, मतलब जो कमांड कर रहा है, अधिकारी है, उसने अपने सिपाहियों से आगे बढ़ने के लिए, तो किसी को आदेश देना, किसी से कोई प्रार्थना करना, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ठीक होगा? कमांडर ने बटालियन से कहा आगे बढ़ने के लिए, तो द कमांडर सेड टू हिज बटालियन, ये सेड टू ऑर्डर्ड में चला जाएगा जब इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और मार्च ऑन, मार्च ऑन मतलब आगे बढ़ना, तो यहाँ पर 72 के अंदर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला ये कह रहा है कि पैसिव या एक्टिव में से किस में अपने को चेंज करना है। तो सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव में है या पैसिव में, उसके अनुसार बदल देंगे। कह रहा है दे सील्ड ऑल अनऑथोराइज्ड फार्म्स ऑन दी हाईवे, कि उन्होंने सारे अनऑथोराइज्ड फार्म्स जो है हाईवे पर उनको सील कर दिया। तो ये बन जाएगा ऑल अनऑथोराइज्ड फार्म्स वर सील्ड, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल को हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो ऑल अनऑथोराइज्ड फार्म्स वर सील्ड, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ऑल अनऑथोराइज्ड फार्म्स ऑन द हाईवे वर सील्ड, तो 73 के अंदर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे अगेन एक्टिव पैसिव चेक करना है, कह रहा है डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट योर डिमांड्स। तो ये विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये मॉडल सिंपल है। ये क्या है? मॉडल सिंपल का वाक्य है, यानी ये एक्टिव वॉइस में है। अब अगर आप इसको पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो डू यू थिंक दैट आर डिमांड्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए, नो सब्सटीट्यूशन, अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि क्या वो ग्रामेटिकली सही है। अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज इसको चेंज करेंगे। कह रहा है इंस्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली हैंडीकैप, बहुत ही गंभीर रूप से हैंडीकैप मतलब अपाहिज होने के बावजूद, स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ मोस्ट एमिनेंट मॉडर्न साइंटिस्ट। वो इस सदी के काफ़ी जो लोकप्रिय वैज्ञानिक है उनमें से एक है। तो स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ मोस्ट, देखिए मोस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। हम पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन से आर्टिकल का उपयोग किया जाता है? द। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट, एमिनेंट मतलब लोकप्रिय, मॉडर्न साइंटिस्ट, आधुनिक युग के सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिकों में से एक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। जम्बर्ड वाला आ गया, इसको अगेन कहानी के संदर्भ में जोड़ना है कि कौन सी कहानी सबसे ठीक रहेगी। तो सर सी से शुरू करेंगे। 8 यंग डायरेक्टर्स और 50 एक्टर्स एंड 1 लैंडमार्क प्ले है वदना। 8 नौजवान निर्देशक, 50 से ज़्यादा अभिनेता, और उन्होंने एक काफ़ी ज़ोरदार नाटक बनाया, उसका नाम था क्या? है वदना, ठीक है। फिर डी आ जाएगा कि ये काफ़ी शानदार कोलैबोरेशन था और इसमें गिरीश कर्नद नाम के नाटक लिखने वाले को श्रद्धांजलि दी गई। फिर बी आ जाएगा कि प्ले जो है उसको 10 मिनट के सेगमेंट में डिवाइड किए गए और हर जो 10 मिनट का सेगमेंट है वो अलग अलग डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट किया गया। अंत में फिर ए आ जाएगा कि ये जो मिनट्स अलॉट किए गए थे डायरेक्टर को, इसके अंदर डायरेक्टर को ये स्वतंत्रता दी गई कि वे अपने हिसाब से उस कहानी को कह सके। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहा है कि अंडरलाइंड वर्ड का उचित एंटोनिम बताइए। कैरिए द कंट्रीज टर्बुलेंट हिस्ट्री। टर्बुलेंट का मतलब होता है उथल भरा, मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं डिस्टरबेंस से भरा, बहुत ज़्यादा नॉइज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, परेशानी से भरा। तो उथल पुथल, डिस्टरबेंस, नॉइज़ का अपोजिट क्या हो जाएगा? शांति, क्योंकि भाई डिस्टरबेंस या नॉइज़, शोर का अपोजिट क्या हो सकता है? शांति। तो यहाँ पीसफुल आपको दिख रहा है,
बिल्कुल दिख रहा है, तो 77 में बी हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स में देखना है, कह रहा है द रेस्क्यू टीम डग आउट ए सोल्जर फ्रॉम द स्नो डैश हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days बरीड अंडर इट। कि रेस्क्यू टीम जो है उसने जब एक सिपाही को बर्फ में से निकाला, बर्फ में वो दब गया था, तो वह ये सोचकर हैरान थी कि कैसे वो 7 दिनों तक उस बर्फ में दबे दबे जिंदा रह पाया। तो स्नो के अंदर वो सोच रहे थे, तो कंटिन्यूअस एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ वंडरिंग हो जाएगा कि रेस्क्यू टीम ने जब सिपाही को जो है निकाला बर्फ में से, तो वो वंडरिंग, वो सोच रही थी कि कैसे इस सिपाही ने 7 दिन तक सरवाइव किया है, तो ए यहाँ ठीक हो जाएगा। अगला अगेन जम्बल्ड ऑर्डर आ गया कि इसको सही क्रम में लगाना है, तो शुरुआत जो है वो कहानी की यहाँ से डी से हो जाएगी कि जब वह स्टोरी लिख रहा था नॉवल की, तो सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसकी एक जो सेट करते हैं नॉवल को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। पहला तरीका ये है कि हम लोग नॉवल को जितना हो सके विशेष उतना विशेष बनाएं। फिर भी आ जाएगा उदाहरण स्वरूप, ये जो है अगर शहर से शुरू होता है तो आपको शहर के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। और आगे बढ़ें तो मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स ऑफ द सिटी मेकिंग इट एज रियल एज यू कैन। और उस शहर को आपको इस तरीके से प्रकट करना है कि वो देखने वाले दर्शक को वाकई में लगे कि हाँ यार इस तरीके का कोई शहर है। तो यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो DCBA जो है बिल्कुल उचित कॉम्बिनेशन है। अगला ये कह रहा है कि हमें रिपोर्टेड स्पीच में देखना है क्या बन सकता है। कह रहा है द लॉयर सेज माई क्लाइंट इज इनोसेंट। अब देखो यहाँ सेज दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते, पहली बात तो ये। और ये सेज जो है ये भी आपका एज इट इज़ जो है आ जाता है, तो द लॉयर सेज, तो ये सैड नहीं होगा, सैड नहीं होगा, सेज रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आ जाएगा। अब यहाँ पर दैट है, यहाँ पर तो आपने कंजंक्शन लगाया ही नहीं, क्योंकि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को, तो कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं, दैट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे टेंस चेंज नहीं होगा तो इज एट इज है, ये फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो लायर का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज क्लाइंट इज इनोसेंट। तो यहाँ बी ठीक है। वन वर्ड बताना कह रहा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट्स, कि भाई पूंजीवादियों के द्वारा ये जो आर्थिक ढांचा बनाया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो इस चीज़ को पूंजीवाद बोला जाता है। और पूंजीवाद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे ये कह रहा है कि हमें वो स्पेलिंग पकड़नी है जो गलत दी हुई है, तो लैटरल की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। लेटर एक सिंगल टी वाला बनता है, एक डबल टी वाला, ये भी स्पेलिंग होती है। लैटिट्यूड की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। लेथार्जी ये स्पेलिंग गलत है, यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें गलत स्पेलिंग बतानी है। सही स्पेलिंग होती है LETHARGY, लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है आलस्य, लेथार्जी का मतलब क्या होता है, आलस्य। तो 82 के अंदर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। हमें अंडरलाइंड वर्ड का जो है सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है। तो कह रहा है द आर्टिस्ट डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू देयर क्राफ्ट अलाउड देम टू परसीवर थ्रू डिफिकल्ट टाइम। परसीवर का मतलब होता है दृढ़ता से, या अपन बोल सकते हैं दृढ़ संकल्प, दृढ़ता या दृढ़ संकल्प जो है उसको हम परसीवर बोलते हैं। तो इसके लिए अगर पर्यायवाची देखें तो यहाँ पर उचित पर्यायवाची क्या हो जाएगा, परसिस्ट हो जाएगा। परसिस्ट का भी मतलब दृढ़ता या दृढ़ संकल्प से है। 84 ईडियम फिल इन द ब्लैंक्स में देखना है कौन सा ईडियम आ सकता है। कह रहा है नाउ दैट मिस्टर कृष्णामूर्ति हैज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी हिज डॉटर इज डैश इन द डॉग हाउस, इन द लैप ऑफ लग्जरी, इन द ड्राइवर सीट, इन द पिंक। अब मिस्टर कृष्णमूर्ति रिटायर हो गया है तो अब सारी जिम्मेदारी किस पर है, बेटी पर। तो बेटी अब कौन सी सीट पर है, ड्राइवर सीट पर। ड्राइवर सीट पर मतलब अब जिसके पास कंट्रोल है, गाड़ी का कंट्रोल किसके पास होता है, ड्राइवर सीट के, ड्राइवर के पास होता है।
ठीक है, जो ड्राइवर की सीट पे बैठता है वो ड्राइवर, और उसी के पास गाड़ी का नियंत्रण होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है नियंत्रण के संदर्भ में। तुम कृष्णमूर्ति रिटायर हो गए हैं, तो उनकी बेटी के पास अब क्या है, कंपनी का नियंत्रण है, कंट्रोल है। तो इन द ड्राइवर सीट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जम्बल्ड सेंटेंसेज आ गया है, मीनिंगफुल क्रम में हमें इसको जचाना है। तो कौन सा हो सकता है? कहानी की शुरुआत होगी बी से। आई बिलीव दैट इंडिया एज अ कंट्री नीड्स दी हैप्पीनेस करिकुलम। ये कह रहा है भारत, मुझे ऐसा लगता है कि देश के तौर पर भारत को जो है खुशियों को जीना या समझना आना चाहिए। इट इज़ रियली नीडेड फॉर द यंगर जनरेशन, विशेषकर नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दे आर डिजेक्टेड लॉट एंड विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस करिकुलम। वे बहुत ज़्यादा निराश है और उनको इस चीज़ की आवश्यकता है। देयरफॉर आई फैमिली बिलीव दैट दिस करिकुलम बी एक्सटेंडेड टू ऑल स्कूल। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक स्कूल तक इस चीज़ को पहुंचाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन डैश व्हेन ही वाज 16। कि भानु ने जो है एक एयरप्लेन का मॉडल स्वयं से बनाया जब वो 16 वर्ष का था। तो स्वयं से कोई काम करना, तो इसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर जो है मेनली हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं। तो भानु थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? ही। और ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस कौन है? हिम। और रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा ठीक है। 87 ये कह रहा है जम्बल्ड ऑर्डर, हमें वो क्रम बताना है जो बिल्कुल यहाँ पर क्या है? सही है। तो यहाँ से शुरुआत होगी कहानी की। ए क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर वी विल गेट टाइम फॉर हेल्थ केयर, वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन इमरजेंसी। कि भारत में अक्सर ये सवाल काफ़ी लोकप्रिय होता है कि क्या इमरजेंसी के टाइम जो है हमें उचित स्वास्थ्य सेवा मिल सकती है। फिर बी आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट इज वेल नोन नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट्स। जैसे कार्डियक अरेस्ट यानी कि अगर किसी को हार्ट का कोई हार्ट अटैक जैसा कुछ हो जाए तो उसको 4 मिनट के अंदर अंदर मेडिकल सहायता आवश्यक है, अदरवाइज उसकी मृत्यु हो सकती है। फिर ए, देयरफॉर एन एडवांस्ड एम्बुलेंस नीड्स टू रीच द पेशेंट इमीडिएटली। इसलिए हमें एक एडवांस स्तर की एम्बुलेंस चाहिए जो तुरंत जो है पहुंचा दे रोगी को अस्पताल। फिर डी आ जाएगा, बट इवन इन दिल्ली द कैपिटल सिटी पेशेंट डजंट गेट इमरजेंसी केयर। लेकिन दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है वहाँ पर भी एक रोगी को इमरजेंसी केयर नहीं मिल पाती है। तो 87 में जो है डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कह रहा है एक्टिव या पैसिव में जो है इसको चेंज करना है। कह रहा है हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन इंडिया। आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है, तो इसको अगर एक्टिव वॉइस में जाना है तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का उपयोग करना पड़ेगा। अब कह रहा है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड द इंडियन स्पीक। तो ये डिड जो है ये तो पास्ट में आता है तो ये चला गया। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंडियंस स्पीकिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये चला गया। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू पीपल इन इंडिया स्पीक। तो डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट सिंपल में हम लोग इसको यूज़ करते हैं प्रश्नवाचक बनाते समय, डू और डज। डज का उपयोग तब होता है जब सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। अब यहाँ पीपल सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो 88 में सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेक करना है। कह रहा है लेट अस गो आउट फॉर डिनर, आई हैव बीन होम दिस होल वीक सेड अन्ना। तो अन्ना ने कहा कि हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं क्योंकि इस पूरे सप्ताह में जो है घर पे रहा हूँ। तो ये आपको डायरेक्ट में दिया हुआ है। इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इनडायरेक्ट में आपको कंजंक्शन मिलेगा, तो आपको मिल रहा है। अब सैड जो है वो नो चेंज रहता है, तो अन्ना सैड दैट ये अपने को चेक करना है। तो अन्ना अब यहाँ सैड टू कर दिया, भी सैड टू तो हो ही नहीं सकता। और अब इसने टोल्ड कर दिया, टेक्निकली तो टोल्ड होना नहीं चाहिए। सैड जो है वो नो चेंज होता है, सैड टू जो है वो किस में चेंज किया जाता है? टोल्ड में। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब चूंकि आंसर की तरफ जाना है तो टोल्ड में कर नहीं सकते, तो सजेस्टेड के साथ चले जाएंगे कि अन्ना ने सुझाव दिया कि हमें डिनर के लिए बाहर जाना चाहिए क्योंकि वो जो है पूरे घर रही थी उस सप्ताह। तो डी जो है यहाँ पर अपना ठीक हो जाएगा।
अब ये यहाँ पर हमारा एक क्लोज टेस्ट आ गया, इसको अपने को करना है। क्लोज टेस्ट करने का तरीका है, इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया इज ऑन ट्रैक टू डैश विथ अ डार्क चैप्टर इन इट्स हिस्ट्री आफ्टर इट्स प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज मेड अ प्रॉमिस टू ब्रिंग to its voters a referendum to constitutionally recognize Aboriginal and Torres Strait Islanders people, thereby giving them permanent representation in the government, even if only in an advisory capacity. The specific subject of the proposed referendum to be held later this year is the Voice, a representative indigenous body in the Australian Parliament, which would provide dash advice to Parliament on policy subjects that impact First Nation communities. As a representative mechanism, the hope is that interests of the indigenous people would be better addressed as a social category. They tend to be dashed in official figures on shortened life expectancy, higher rates of infant mortality, poor physical and mental health, lower levels of education and employment, and higher rates of child removals, suicides, and community and family violence. However, despite the Voice proposal enjoying close to 59% public support, a recent poll, there are pockets of political resistance, including dash from prominent indigenous leaders such as Country Liberal Party Senator Jacinta Price. ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेसिकली एक बहुत ही बड़ा बदलाव, राजनीतिक बदलाव आने वाला है, जिसके अंदर वहाँ के जो प्रधानमंत्री है एंथोनी एल्बनीज, उन्होंने जनता से और जो वोटर्स हैं उनसे एक वादा किया है कि भाई वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ साथ जो दूसरी आइलैंड पे लोग रहते हैं उनको भी जो है वोटिंग के अंदर सरकार के निर्णयों में शामिल किया जाएगा। तो उसका किस तरीके से प्रभाव हो सकता है, किस तरीके से लोग उसको देख रहे हैं, उस पर चर्चा है। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द ट्रैक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करना चाह रहा है? नेग्लेक्ट, मना करना चाह रहा है, उथल पुथल, ट्रांसेंड, बदलना चाह रहा है, रेकन मतलब समझना किसी चीज़ को। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑन ट्रैक टू रेकन विद अ डार्क चैप्टर, एक बहुत ही आप बोल सकते हैं कि खतरनाक चैप्टर जो है उसको शुरू करने जा रहा है। आगे कह रहा है कि इंडिजिनियस बॉडी इन द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट विच विड प्रोवाइड अश्योर्ड डिवाइसिव अनटेनेबल नॉन बाइंडिंग एडवाइस। नॉन बाइंडिंग मतलब जिसके अंदर आप किसी से कोई गारंटी नहीं लेते, कोई वादा नहीं लेते, उसको नॉन बाइंडिंग बोलते हैं। तो कह रहा है इसके ऊपर बिना किसी गारंटी के एडवाइस प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री को। As a social category, they tend to be dash, negligent, unwanted, overrepresented, unprecedented। किसी चीज़ को बहुत ही जो बोलते हैं अधिक ओवर तरीके से वो कर रहे हैं, तो ओवर रिप्रेजेंटेड यहाँ हमारा ठीक हो जाएगा कि they tend to be over represented in official figures on certain life expectancy। और आगे अपन चलेंगे तो ये कह रहा है however, despite the Voice proposal enjoying close to 59% public support, देर आर पॉकेट्स ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग, किस चीज़ को वो इंक्लूड कर रहे हैं? आयरॉनिकली मतलब जो एक तरीके से अपन बोलते हैं गंभीर रूप से, प्रोमिनेंट इंजीनियर्स लीडर सच एज कंट्रीज लिबरल पार्टी सेनेटर जेसिंटा प्राइस। तो इस तरीके से ये क्लोज टेस्ट अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पर पैसेज हमें दिया हुआ है तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है ग्रोइंग एंड बैलेंसिंग इंडिया रशिया ट्रेड टाइज डोमिनेटेड द एजेंडा ऑफ Russian Deputy Prime Minister Denis Penturov's India's visit and the Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation meet he chaired with External Affairs Minister S. Jaishankar। भारत और रशिया के बीच में व्यापार संबंधी काफ़ी ज़्यादा जो है समझौते हो रहे हैं। They held the surge in bilateral trade up to 2.6 times in the past year and about $45 billion, surpassing the 2025 target। 2025 का जो उनका टारगेट है उसको वो जो है इस बार कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में 2.6 गुना बढ़ाएंगे और $45 बिलियन का और ज़्यादा व्यापार करने पर वे लोग सोच रहे हैं। बोथ साइड्स नोटेड द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस, कॉलिंग फॉर मोर मार्केट एक्सेस एंड द यूज़ ऑफ नेशनल करेंसीज टू सर्कमवेंट सैंक्शंस। और उन्होंने कहा है कि भाई नेशनल करेंसीज का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए व्यापार के अंदर। मिस्टर मेंटुरोव सजेस्टेड दैट इंडियन कंपनीज कुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स इन रोड कंस्ट्रक्शन इन फार्मास्यूटिकल्स। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां जो है रशिया से अपना जो है निर्यात बढ़ा सकती हैं रोड कंस्ट्रक्शन की चीज़ें और दवाई से संबंधित
चीज़ें जो है रशिया को भेज सकती हैं। मिस्टर जयशंकर said that Indian business should guard against over compliance when it comes to increasing trade with Russia due to concerns over western sections। एस जयशंकर साहब ने कहा है कि रशिया के साथ व्यापार भारत और ज़्यादा बढ़ा सकता है, परंतु जो पश्चिमी देश है वो अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लेकर के आ जाते हैं, तो वो चीज़ उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दे ऑल्सो रेफर टू प्रोग्रेस इन नेगोशिएशंस फॉर एन FTA बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन दैट वाज लॉन्च्ड इन 2017। Its signing could catapult trade which have been laggard in bilateral ties dominated by defense, nuclear and space cooperation। और उन्होंने कहा कि अगर ये प्रतिबंध कम कर दिए जाएं, एस जयशंकर ने कहा, तो डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस कॉपरेशन में भारत और रशिया और ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं। While the impetus in trade and the effort to balance imports and exports with an important partner, Russia, are welcome, it is hard to ignore the circumstances surrounding this development. Since Russia's war in Ukraine began last year and Western sanctions drastically cut Russian exports, Moscow has turned increasingly to India and other countries, including China, that have not joined the sanctions to export resources. India's oil imports from Russia have jumped since the war to be a massive 28% of its total oil intake, contributing to trade as well as growing deficit। जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से जो है अमेरिका ने रशिया पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए हैं और बहुत सारे देश रशिया के साथ व्यापार नहीं कर रहे। तो इस समय भारत और जो चाइना है, जो कि उस प्रतिबंध का हिस्सा नहीं बने, और उन्होंने रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा व्यापार को बढ़ाया है, और जो 0.2% का ऑयल लेते थे उसको 28% तक भारत ने अपना आयात बढ़ाया है। और इस तरीके से while the Ukrainian foreign minister accusation that India has blood on its hand by buying Russian oil is overstating the case, the impression that New Delhi is benefiting from the war is gaining traction in Western countries, which must be noted, especially as Mr. Modi will visit Japan, Australia, the US and France, and also welcome Mr. Putin for SCO summit in Delhi in July. Mr. Jayashankar's contention that India-Russia ties are among the steadiest of the major relationships the world is well made, especially at a time of global turmoil and shifting alliances, and provides the basis for the warm welcome to Mr. Manturov। यूक्रेन के एक मंत्री ने भारत ने जब ऑयल का निर्यात रशिया से बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि भारत के हाथों पर भी खून है और भारत ने ये सही नहीं किया है। परंतु जयशंकर साहब ने कहा कि भाई बदलते परिवेश में जब हर कोई एक दूसरे के प्रति स्वार्थ की भावना से जुड़ा हुआ है, भारत और रशिया के संबंध जो है सदियों से स्थिरता के साथ टिके हुए हैं और चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ हार्डर टू एक्सप्लेन दैट नो पब्लिक कमेंट वाज मेड बाय एनी इंडियन लीडर ड्यूरिंग एनी ऑफ मिस्टर Manturov's मीटिंग्स इन दिल्ली about the original reason for the current turmoil and its global economic impact, Moscow's decision to launch attacks on its neighbor and the bombing of civilians that has continued for over a year। उन्होंने ये कहा कि भाई भारत रशिया के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा, और इस तरीके से उसने अपने डिसीजन को बैक किया। अब यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पैसेज के अनुसार, कि इंडिया रशिया ट्रेड वर नॉट डिस्कस्ड, ये तो गलत है, ट्रेड के ऊपर ही डिस्कशन हुआ है। कह रहा बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया हैज़ डिक्रीज, घटा है, घटा कहाँ है, बढ़ा है। तीसरा कह रहा है इंडियन कंपनीज वर इंकरेज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स इन रोड कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था कि भी भारतीयों से कहा गया है कि वो भारतीय कंपनियों को उत्साह कहा गया कि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए फार्मास्यूटिकल में और रोड कंस्ट्रक्शन में। अगला कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट पैसे से लिया जा सकता है। कह रहा है इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इट्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया सिंस द वॉर इन यूक्रेन बिगेन। बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट ही आ गया हमारा आंसर, क्योंकि भाई जब से युद्ध शुरू हुआ है किसके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, तब से भारत का जो 0.2% ऑयल एक्सपोर्ट करते थे वो कितना हो गया है, 28% तक अब ऑयल अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, इंपोर्ट कर रहे हैं सॉरी। तो ये बिल्कुल अपना सीट ठीक आ गया। आगे कह रहा है कि पैसेज का टोन कैसा है, एंथुसियास्टिक ऊर्जा से भरा हुआ है, क्रिटिकल संगीन है, न्यूट्रल मतलब बीच का है, नॉस्टैल्जिक मतलब जिसके अंदर प्रेम भाव भरा हो। तो एक तरीके से क्रिटिकल है क्योंकि भी भारत को क्रिटिसाइज किया गया है कि भारत जो है रशिया के साथ मिला हुआ है। आगे ये कह रहा है कि पैसेज का मेन थीम क्या है, मुख्य भाव क्या है। पहला कह रहा है द रीसेंट सर्च इन इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशंस। बिल्कुल यही तो है, हाल ही के समय में भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार के अंदर वृद्धि हुई है उसको बता रहा है ये पैसेज। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब ये एक और आ गया अपने पास पैसेज, ये कह रहा है कि पिछले 30 सालों से उमर अल बशीर, एक पूर्व मिलिट्री अधिकारी जो सूडान
पे शासन करता था। विद एन आयरन हैंड इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस, वो बहुत ज़्यादा क्रूर था और बहुत ज़्यादा हिंसा करता था। व्हेन ही वाज टॉपल्ड इन April 2, 2019 in a mass uprising, many hoped that the resource-rich country in the Horn of Africa would finally get a chance to move towards a freer society with a representative and response administration। 2019 में उसकी सरकार को जो है गिरा दिया गया था, तो लोगों के अंदर एक विश्वास बढ़ा था कि अब जो है कोई बढ़िया प्रबंधन वहाँ पर आएगा और लोगों की जो है उद्धार होगा। बट द ट्रेजेडी ऑफ सूडान इज़ दैट द मॉन्स्टरस रिजीम दैट मिस्टर बशीर बिल्ट आउटलास्टेड हिज रीन। लेकिन तकलीफ़ की बात क्या हुई कि उमर अल बशीर के साथ जो है वो जो नया शासन काल चालू हुआ उसके अंदर भी कोई बहुत प्रभावी शासन नहीं हुआ। विद इन 2 years ऑफ हिज फॉल द मिलिट्री वॉज बैक एंड नाउ अ पावर स्ट्रगल बिटवीन द टॉप 2 जनरल्स हैज़ पुश्ड सूडान टू द ब्रिंक ऑफ ए सिविल वॉर। और वहाँ पर 2 मिलिट्री शासक जो है देश का नियंत्रण अपने पास में लेने के लिए लेकर झगड़ा कर रहे हैं, उसकी वजह से सूडान जो है वहाँ पर सिविल वॉर जो है जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। डजन्स ऑफ सिविलियंस हैव ऑलरेडी बीन किल्ड इन फाइटिंग दैट ब्रोक आउट ऑन सैटरडे इन खार्तूम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिटवीन द मिलिट्री एंड द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, अ नोटोरियस पैरामिलिट्री ग्रुप। और वहाँ पर मिलिट्री में, पुलिस में, पैरामिलिट्रीज में लड़ाई चल रही है और उसकी वजह से काफ़ी लोग निर्दोष नागरिकों की वहाँ पर हत्या हो रही है। डिस्पाइट इंटरनेशनल कॉल्स फॉर ट्रूस, लेफ्टिनेंट जनरल Abdel Fattah al-Burhan, the military chief as well as the head of the Sovereignty Council, the transitional administration, and his deputy, Lieutenant General Mohammed Hamdan Dagalo, who commands the RSF, have refused to negotiate, blaming each other for the attacks। और विश्व भर से जो दोनों मिलिट्री जनरल है अब्देल और हमदान, लोगों ने कहा है कि आप आपस में जो है सुलह कर लो, लेकिन दोनों जो है उस चीज़ पे राज़ी नहीं है। Mr. Dagalo, who has close ties with Russia's Wagner private military company and Saudi Arabia, claims that RCF has taken control of the presidential palace and has vowed to bring General Burhan to justice, while the military has dismissed such claims and launched air strikes against RSF sites। RSF ने कहा है कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, मिलिट्री जो है वो परेशान कर रही है, जबकि मिलिट्री ने कहा है कि RSF जो है उन्होंने राष्ट्रपति की जो स्थान है वहाँ पे कब्जा कर लिया है। जस्ट 2 hours ago the 2 generals stood hand in hand when they ousted a civilian transition government and took over the reins of the country। Faced with international isolation and domestic pressure, they agreed to transfer power back to the civilians, but differences emerged on who should control the post-transition military। General Burhan supports the integration of the RSF into the regular military and transition to civilian government to take place in 2 years, while General Dagalo, who fears that he would lose his clout, wants to delay it by 10 years। थोड़े समय पहले जब उमर अल बशीर की सत्ता परिवर्तित हुई उस समय ये दोनों जनरल जो थे उन्होंने हाथ एक दूसरे के से हाथ मिलाते हुए एक दूसरे के साथ समझौता करते हुए कहा था कि भाई अब शासन को प्रेम भाव से चलाएंगे, परंतु थोड़े टाइम के बाद दोनों में आपस में ही संघर्ष शुरू हो गया। Discord grew into mistrust and mistrust led to fighting, and the fighting could drag the country, which has a history of internal strife, into an all civil war। और अब सूडान के अंदर जो है सिविल वॉर जैसी स्थिति हो गई है। सूडान जनरल्स आर नोन फॉर देयर स्कैंट रिगार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल। द कंट्री इज स्ट्रगलिंग विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस विद रॉकेटिंग इन्फ्लेशन एंड अ बर्निंग हंगर प्रॉब्लम। देश के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी जो है उसकी समस्या भी बनी हुई है। द लास्ट थिंग सूडान वांट्स नाउ इज़ अ सिविल वॉर। इफ द प्रायोरिटी ऑफ द जनरल्स इज टू एड्रेस Sudan's basic problem, they should pay attention to the call for a truce and dialogue and commit themselves to a timeline-sensitive democratic transition। Decades of military rule in Sudan have resulted in a lot of atrocities। Generals Burhan and Dagalo should not treat the same course। और वहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है समस्याएं बढ़ती जा रही है। दोनों जनरल्स को लोग कह रहे हैं कि भी उनको जो है नागरिकों के बारे में सोचते हुए इस संघर्ष को विराम देना चाहिए, लेकिन वो दोनों ही जो है ऐसा करने के लिए राज़ी नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो अभी मुख्य क्राइसिस है सूडान में, जो पैसेज में बताया गया, उसका कारण क्या है? उसका कारण है द मास अपराइजिंग अगेंस्ट उमर अल बशीर रिजाइम, अ पावर स्ट्रगल बिटवीन टॉप। जो टॉप के 2 फौजी अधिकारी हैं, जनरल्स हैं, उनके बीच में कि भी कौन अपने हाथ में पावर रखेगा, इस चीज़ को लेकर जो है वहाँ संघर्ष चल रहा है। तो 98 में बी हमारा बिल्कुल ठीक है।
अगला कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन जनरल बुरहान एंड जनरल डगालो इन सूडान पावर स्ट्रगल। मुख्य रूप से किस चीज़ के कारण दोनों जनरल्स में लड़ाई चल रही है? तो कह रहा है तो टाइमलाइन फॉर ट्रांजिशन टू सिविलियन गवर्नमेंट। सिविलियन गवर्नमेंट जनरल बुरहान और डगालो के बीच में है। डगालो कह रहा है कि 10 साल बाद सरकार आएगी, जबकि बुरहान कह रहा है कि तुरंत ही हम लोग सरकार हैंड ओवर कर देते हैं। तो बी जो है ये हमारा करेक्ट है। अगला कह रहा है कि कौन सा ईडियम जो है वो सही स्थिति को प्रकट कर रहा है, पावर स्ट्रगल जो हो रहा है बिटवीन टू जनरल्स। बरी द हैच आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, बाइट द बुलेट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। कौन सा मुहावरा उचित है इस स्थिति में? तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, क्योंकि फ्राइंग पैन में तो जब पहले बशीर रूल कर रहा था तब जो है तब भी खराब स्थिति में थी सूडान देश, और फिर वहाँ से निकला तो दोनों जनरल के लड़ाई में फंस गया। तो फ्राइंग पैन से निकल के आग में, मतलब एक समस्या से निकल के, छोटी समस्या निकल के बड़ी समस्या में फंस जाना। तो बी जो है हमारा यहाँ पर उचित होगा। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सिचुएशन को लेकर के गलत है? जनरल बुरहान एंड डगालो इनिशियली एग्री टू ट्रांसफर पावर बैक टू सिविलियंस आफ्टर फेसिंग इंटरनेशनल आइसोलेशन एंड डोमेस्टिक प्रेशर। ये बात तो बिल्कुल सही है, पहले उन पर दबाव जब आया तो उन्होंने कहा सत्ता दे देंगे। जनरल बुरहान वांट्स टू इंटीग्रेट द आरएसएफ इनटू द रेगुलर मिलिट्री एंड ट्रांजिशन टू सिविलियन गवर्नमेंट विद इन 2 years। ये कह रहा है 2 साल के अंदर अंदर वो देना चाहते हैं, 2 साल नहीं 10 साल के अंदर देना चाहते हैं पावर। जनरल डगालो हैज़ नो कनेक्शंस विद फॉरेन एंटिटीज सच एज ए रशिया, वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी एंड सऊदी अरेबिया। ये गलत है। जनरल डगालो का कनेक्शन है रशिया की वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी से और सऊदी अरब से। एक और पैसेज यहाँ पर है भाई, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है वंस अपॉन ए टाइम इन ए क्वाइंट लिटिल विलेज कॉल्ड सनी साइड देयर लिव 2 बेस्ट फ्रेंड्स बबलू एंड मोनू। बबलू और मोनू 2 बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी है। द 2 वर inseparable and their bond was forged in the laughter and shared memories of countless escape। दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती सी और जो है दोनों जो है हंसी खुशी अपना समय बिताते थे। द समर हॉलीडेज हैज जस्ट बिगन एंड द बॉयज ईगरली अवेटेड द एडवेंचर्स दैट लाइट अहेड। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी और दोनों जो लड़के हैं बबलू और मोनू वो इंतज़ार कर रहे थे छुट्टियों का और सोच रहे थे कि आगे क्या करेंगे। One morning, Bablu and Monu met under the old banyan tree at the village square where they often gathered to plan their adventures। और गांव के एक बरगद के पेड़ के नीचे बबलू और मोनू दोनों मिले और छुट्टियों की अंदर क्या करने वाले हैं उसकी प्लानिंग शुरू करी। Within the warm sun over their faces and a cool breeze rustling through the leaves, they decided they would embark on an unforgettable summer adventure। और उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ पर सूर्य की धूप आ रही थी और हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, उन्होंने गर्मियों की छुट्टी के एडवेंचर की प्लानिंग करी। द फॉलोइंग डे विद बैकपैक्स फिल्ड विद सैंडविचेस, वाटर एंड ए ट्रस्टी मैप, बबलू एंड मोनू सेट ऑफ ऑन देयर बाइक्स टुवर्ड्स द मिस्टिकल विसलवुड फॉरेस्ट। और अगले दिन उन्होंने अपना बैग पैक किया, खाने के लिए सैंडविच लिए, पीने के लिए पानी लिया, एक मैप लिया और बबलू और मोनू जो है मोटरसाइकिल पर निकल पड़े विसलवुड जंगल की यात्रा की तरफ। The forest was known for its enchanting beauty and had long been a subject of fascination for the boys। As they entered the forest, the boys were greeted by a chorus of bird songs and the earthy scent of damp soil filled with their nostrils. They paddled deeper into the forest, the trees creating a canopy that filtered sunlight in a dazzling mosaic of greens and golds। और जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया वहाँ पर उन्होंने पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी, जो मिट्टी की खुशबू होती है वो जो है उनके नाक में गई और वे बड़े ही जो है आनंद के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और सूर्य की जो रोशनी थी वो एक सुनहरे रंग में जो है वहाँ पर पहुँच रही थी। आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स दे स्टम्बल्ड अपॉन ए हिडन ग्लैड विद ए क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। थोड़े समय बाद वो एक झरने के पास पहुँचे। दे मार्वल्ड एट द ब्यूटी अराउंड देम एंड डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। बबलू एंड मोनी एक्साइटेडली डिप्ड देयर फीट इनटू द कूल वाटर एंड शेयर्ड सैंडविचेस फीलिंग द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड सिप अवे। और वे वहाँ पानी के पास बैठे, पानी जो है उसके अंदर उन्होंने अपने पैर डाले और वहाँ पर बैठकर सैंडविच खाना शुरू किया और दुनिया की सारी समस्याओं को भुला दिया। वंस दे हैड एट देयर फील द बॉयज कंटिन्यूड देयर जर्नी दिस टाइम ऑन फुट। और फिर वहाँ से उन्होंने दोबारा अपनी यात्रा प्रारंभ करी और अब वो पैदल चलने लगे, मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। दे फॉलोड द स्ट्रीम टू इट्स सोर्स द मैग्निफिसेंट जेड फॉल्स। और वे जो है ये जो झरना है जेड फॉल्स जहाँ से वो शुरू हो रहा था वहाँ पहुँचे। The waterfall cascaded down a moss-covered cliff, creating a shimmering curtain of water. As they approached the waterfall, they noticed a narrow passage hidden behind it। और फिर उन्हें झरने के पीछे एक छुपा हुआ यानी गुप्त रास्ता दिखा।
इंट्रीग्यूट दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर, और वे जिज्ञासा के कारण उस रास्ते की तरफ चले गए। द पैसेज लेड टू सीक्रेट केव lit by the soft glow of luminescent mushrooms that covered the wall, और वहाँ पर उस रास्ते के ऊपर वो चलते चलते गए तो उन्हें वहाँ एक गुफा मिली, और गुफा जो है वहाँ पर वो पहुँचे। एट द सेंटर ऑफ द केव lay a small emerald green pool illuminated by a single shaft of sunlight। गुफा के बीच में उनको एक हरे रंग की रोशनी आती हुई प्रतीत हुई। द फ्रेंड्स कुड नॉट रेजिस्ट द allure of the pool and decided to take a dip। और वो हरी रोशनी जहाँ से आ रही थी वहाँ पर एक पूल था, पानी था, उनसे रुका नहीं गया और उसमें उन्होंने डुबकी ले ली। They splashed around laughing and enjoying the serenity of the moment. Afterward, they sat by the pool, allowing the warm sunlight to dry their clothes as they shared stories and secrets। और फिर वो वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और वहाँ पे बैठे और सूर्य की रोशनी जो है उनको सुखा रही थी। As the day went, Bablu and Monu knew it was time to head back to Sunnyside. They left the secret cave with a sense of awe and wonder, going to return to the magical place again someday. As they retraced their steps through the Whistlewood forest, the sun began to set, casting a golden glow over the trees। और जैसे ही वो उस गुफा से निकल के वापस आ रहे थे तो सूर्य जो है अस्त हो रहा था, दिन खत्म होता जा रहा था। बैक इन द विलेज दे सैट अंडर द banyan tree, relieved the day's adventure। Bablu and Monu knew that they had created memories that would last a lifetime। और वापस आकर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने जो दिन बिताया उसके बारे में चर्चा की। द समर हैड ओनली जस्ट बिगन बट दे वर सर्टेन दैट दिस वुड हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर हेड्स हार्ट्स। सो विद द प्रॉमिस ऑफ मोर इनक्रेडिबल एस्केपेड्स, ग्रेट समर एडवेंचर हैड बिगन। और उन्होंने कहा कि इस तरीके के कुछ और एडवेंचर हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि मेन रीज़न क्या था बबलू और मोनू का एक्सप्लोर करने का, क्योंकि उन्होंने जंगल के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनी थी। वो छुपे हुए खजाने को ढूंढना चाहते थे, वे जंगल की खूबसूरती से आकर्षित थे, वे जंगल के पक्षियों के बारे में और जानना चाहते थे, जंगल की खूबसूरती से प्रभावित थे, सीधी सी बात है। अगला कह रहा है कि बबलू और मोनू को कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने ब्रेक लिया था बीच में, जब वो है मतलब जब वो उन्होंने बीच में आराम किया, तो एट पीस एंड फ्री फ्रॉम द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जब वो वहाँ पर नहाए धोए खाए पिए तो पूरे दुनिया की टेंशन उनके दिमाग से जा चुकी थी। अगला कह रहा है बबलू और मोनू ने क्या डिस्कवर किया जेड फॉल्स के वाटरफॉल के पीछे। तो उनको वहाँ एक सीक्रेट केव मिली थी, एक गुफा मिली थी जिसमें ग्लोइंग चमकने वाला पूल था। अंतिम प्रश्न है कि बॉयज़ को कैसा महसूस हुआ एडवेंचर के बारे में। एडवेंचर उन्हें बड़ा ही शानदार लगा और वे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ये हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ हमारा समाप्त होता है दोस्तों। इसके आगे की चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।